दीपावली की रामा श्यामा की। इस दौरान मंत्री मेघवाल ने आईएनएस विक्रांत को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा कि राजीव गांधी या फिर नेहरू परिवार के जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने आईएनएस विक्रांत को अपना अधिकार समझा और उसका इस्तेमाल छुट्टियां मनाने के लिए किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्क कल्चर को ही चेंज कर डाला और वो कर्तव्य बोध की भावना से काम करते हैं। एक सीधा सा अंतर है, जो राजीव गांधी जी या नेहरू परिवार से जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ये समझा ये तो हमारा अधिकार है, तो उसका आईएनएस विक्रांत का राजीव गांधी जी ने जब उपयोग किया छुट्टियां मनाने के लिए, तब भी उनके मन में ये भाव था कि ये तो मेरा अधिकार है, इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं। आग के तांडव से जुड़ी आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, जहां जोधपुर के भदवासिया क्षेत्र में स्थित फ्रूट मंडी में देर शाम अचानक आग लग गई। भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। इसके अलावा खैरतल तिजारा की भिवाड़ी, बीकानेर के लूड़करसर में भी आग का तांडव देखने को मिला, तो वहीं भरतपुर, बगरू और नवलगढ़ से भी आग से हुए नुकसान की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदेश की हवा में दिवाली की रात जहर घुल गया। पटाखों की तेज आवाज और रोशनी के बीच जो चीजें सबसे ज्यादा नजरअंदाज रह गई वो थी सांसें लेने लायक साफ हवा। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में दिवाली की रात एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जिसे AQI कहा जाता है, गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। कोटा में तो AQI 900 तक रिकॉर्ड किया गया है, तो सीधे तौर पर अत्यंत गंभीर श्रेणी में माना जाता है। तो वहीं गंगानगर की अगर बात करें तो यहाँ पर AQI 236 दर्ज किया गया है। झुंझुनू में AQI बढ़कर 252, हालांकि AQI में थोड़ा सुधार नजर आया और AQI का लेवल 170 जरूर नजर आया है। दिवाली की रात जमकर बिगड़ी कोटा की आबो हवा और उस स्तर पर कि पूरी तरह से वो हवा बन गई जहरीली और AQI लेवल कोटा के अमूमन हर इलाके में 500 को पार कर गया। फिलहाल वरिष्ठ श्वास रोग विशेषज्ञ और एक एक्सपर्ट हमारे साथ में है, डॉक्टर केवल कृष्ण डंग साहब। डंग साहब, निश्चित तौर पर हर बार देखा जाता है कि दिवाली के बाद में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ जाता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही बढ़ा। बीते सालों की बात करें तो 15-20% ये पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा रहा और अमूमन हर इलाके में 500 को पार कर गया। हाँ जी, देखिए दिवाली पे हर साल जो है पटाखों के कारण प्रदूषण तो सब जगह बढ़ता ही है और पिछले सालों को अगर अपन कंपैरिजन में खबरों में आगे बढ़ते हैं। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के ददरोनी गांव में ब्रेकिंग न्यूज के साथ अंता उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्व बीजेपी की विधायक रामपाल मेघवाल, जिन्होंने नामांकन कर दिया है। रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर दिया। 2013 से आपको बताया कि 2018 तक 12 अटरू सीट से बीजेपी के विधायक थे। टिकट नहीं मिली तो निर्दलीय ताल ठोक दी, यानी कुल मिलाकर बागी तेवर क्या बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन रामपाल के चलते SC वोट बैंक पर फर्क जरूर पड़ सकता है। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा रामपाल बीजेपी और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस का बागी है तो दूसरी तरफ बीजेपी का बागी। अब बागी किस तरीके से खेल बिगाड़ेंगे देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक की जो मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा था, अब ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से 4 लोगों के बीच में मुकाबला नजर आ रहा है। नितिन, हमारे संवाददाता विपिन, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता विपिन। कुल मिलाकर अभी तक त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन अब एक और की एंट्री। जी बिल्कुल, कह सकते हैं रोचक होता जा रहा है अंता विधानसभा उपचुनाव का ये जो मामला है, क्योंकि रण में पहले लग रहा था कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मिलकर लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से निर्दलीय आए हैं और निर्दलीय भी जो है वो जातिगत वोट बैंक उनका छोटा मोटा नहीं है, ऐसे में जो है राजनीतिक पार्टियां हैं वो सकते में है ये आखिर किस तरह से पूरा गणित होगा, क्योंकि अब तक जो चलता आ रहा था उसे पूरा उलट है ये सीट। और पूरे जाहिर सी बात है सीट पर पूरे राजस्थान की नजर है। ऐसे में जो है पार्टियां भी चाहेगी कि ये सीट वो जीते, लेकिन वो सीट किस तरह से जीते
उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है निर्दलीय बनते दिख रहे हैं, क्योंकि रामपाल मेघवाल जिन्होंने आज भी नामांकन किया है, अंतिम क्षण में वो पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा से दूरी बनाई है उन्होंने, क्योंकि भाजपा से विधायक थे, लगातार सक्रिय भी रहे, लेकिन पार्टी ने सिर्फ एक बार टिकट दिया, विधायक भी बने, दोबारा उन्हें मौका नहीं दिया गया। वो विधायक रहने के बावजूद जब बाद में विधायकी खत्म, उसके बाद जिले की कार्यकारिणी में महामंत्री के रूप में काम किया, लेकिन आज उन्होंने जो है निर्दलीय अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर पार्टी जो है, क्योंकि आज विपिन, अभी कोई रिएक्शन बीजेपी का इस पर आया है? देखिए, बीजेपी जो है अभी बोलने को तैयार नहीं है कुछ भी। अब प्रत्याशी से पूछा जरूर था, भाजपा प्रत्याशी से, कि अब बीजेपी के ही बागी हैं, तो उनका कहना था कि सबको अधिकार है, वो भाई साहब हैं हमारे, सम्मानीय आदरणीय हैं, तो वो भी कोई ऐसी प्रतिक्रिया उन्होंने दी नहीं। और पार्टी इससे तो बस्ती नजर आ रही है कि पार्टी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन रामपाल के बागी तेवर देखकर क्या लगता है, क्या लूटने मनाने का सिलसिला आगे चल सकता है बीजेपी की तरफ से, या फिर अब ये आर पार की लड़ाई है? देखिए, क्योंकि अभी आज नामांकन का दिन है, तो 23 तारीख तक 2 दिन फॉर्म की जांच होगी, जितने आवेदन आए, उसके बाद एक लिस्ट निकल के आएगी और 27 तारीख तक जब नाम वापसी होगी, तो इस बीच का जो वक्त है वो प्रत्याशी को मनाने, क्योंकि देखिए जिस निर्दलीय प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, निर्दलीय है तो कुछ ना कुछ वोट बैंक लेकर वो चल रहा होगा, मन में सोच रहा होगा, तभी वो खड़ा हुआ है। हाँ, विपिन, चूंकि आप वहाँ की राजनीतिक नब्ज को समझते हैं, लगातार वहां से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, तो यही मेरा आपसे सवाल है कि रामपाल मेघवाल का चुनावी मैदान में उतरना बीजेपी के लिए कितनी टेंशन वाली बात हो जाती है? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि भाजपा कार्यकर्ता जो है विधायक रहे हुए हैं, तो जुड़ाव भी है उनसे, और कई कार्यकर्ता और जो एससी वर्ग से आते हैं, तो एससी वर्ग के कई रिश्तेदारियां भी है, समाज के कार्यकर्ता भी हैं और लोगों से जुड़ाव भी है। तो ऐसे में जो भाजपा एससी वर्ग जो भाजपा को सपोर्ट करता आ रहा है या भाजपा समर्थित हैं, वो लोग जो हैं रामपाल मेघवाल की वजह से दूर हो सकते हैं भाजपा से। ऐसे में भाजपा की मुश्किलें बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा द्वारा इनको मान मनौवल का दौर तो होना है, लेकिन वो 23 से जब कल से 27 तारीख का जो तारीख है, इस बीच में आखिर इनको मनाने में पार्टी तैयार रहती है या नहीं रह पाती। विपिन, बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी सुमन की अगर हम बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर उनका एक लो प्रोफाइल परिवार वाला फेस है और किसी तरह का कोई उनके साथ विवाद नहीं जुड़ा, लेकिन हम रामपाल मेघवाल की बात करें तो किस तरह की छवि यहाँ पर बनकर उनकी निकलकर सामने आती है? देखिए, रामपाल भी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे, आरएसएस से जुड़े हुए बचपन से, और उसके बाद जो है जब इनको विधायक का टिकट दिया गया वसुंधरा राजे द्वारा 2013 में, तभी एक सरकारी टीचर थे, एक अध्यापक थे, उनको अध्यापक की नौकरी करते हुए जो है उनको वीआर दिलवाया गया और उनका फॉर्म भरवाया गया था जिस टाइम वो अध्यापक। तो ऐसे में एक सामान्य वर्ग से आते हैं, एक लो प्रोफाइल एक अध्यापक किस तरह से व्यापारी को पटकरी देगा या नहीं देगा, फिलहाल 27 तारीख तक का ये वक्त है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो नामांकन वापस लेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के लिए निर्दलीय यहाँ मुसीबत बढ़ाते हुए नजर आ रहे। शुक्रिया तमाम जानकारी विपिन विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। आ चुकी है, इस सीजन में बांध ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। पहली बार 90 दिन गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। पहली बार जुलाई में बांध के गेट खोलने और लगातार दूसरी बार बांध भरने का भी रिकॉर्ड बना है। बांध बनने से 25 साल में बांध ने कई रिकॉर्ड भी बनाए। 38 टीएमसी पानी की भराव क्षमता वाले बांध का जलस्तर 315.50 RN मीटर है। राजधानी जयपुर में वीकेंड के दौरान देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में तेजी देखी गई है। शहर के प्रमुख हेरिटेज स्थल जैसे आमेर, जल महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, हवा महल और अल्बर्ट हॉल पर सैलानियों का तांता लगा रहा। पर्यटकों की इस भीड़ ने शहर की ऐतिहासिक धरोहरों में नई जान फूंक डाली। वीकेंड के मौके पर देशी विदेशी पर्यटकों ने न केवल इन स्थलों का दीदार किया, बल्कि जयपुर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को करीब से अनुभव भी किया। स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग ने बताया कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, साफ सफाई की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। पर्यटक मार्गों पर अतिरिक्त गाइड्स लगाए गए, सूचना केंद्र लगाए गए थे ताकि सभी को इस दौरान सुरक्षित रखा जा सके। अभी दिवाली के साथ साथ ही अब टूरिस्ट का सीज़न भी शुरू हो गया है। जैसा आप देख रहे हैं पीछे टूरिस्ट काफ़ी संख्या में बढ़ चढ़ कर यहाँ पे म्यूज़ियम जयपुर देखने के लिए आ रहे हैं।
जयपुर के साथ साथ भी और भी जो हमारे और मॉन्यूमेंट हैं जयपुर के बाहर भी, उदयपुर, जोधपुर, वहाँ पर भी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये टूरिस्ट में काफ़ी अच्छा उत्साह का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है टूरिस्ट को। हम उड़ीसा से हैं और हम घूमने आए थे। जयपुर तो बहुत सुंदर सिटी है और बहुत सारी जगह भी हम घूमे। अच्छी है, मतलब खाना पीना और जगह और इसकी कल्चर सब अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ओडिशा से हूँ और जयपुर हम लोग हरियाणा यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और जयपुर घूमने के लिए आए हैं। और ट्रैवलिंग के लिए एक अच्छा प्लेस है जयपुर, और इसका हेरिटेज वगैरह के बारे में जितना सुना हुआ था उससे बेटर है। और मैं रेकमेंड करूँगा कि एक बार लाइव में जयपुर घूमने के लिए आइए। दिवाली के त्यौहार का सीजन है, ऐसे में वीकेंड के ऊपर जो है वो ट्रैवल लवर्स जो कहा जा सकता है कि वो घूमने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा राजधानी जयपुर के अंदर देखने को मिल रहा है। कहा जा सकता है कि सर्दियों का सीजन है वो शुरू हो चुका है। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनके ऊपर टूरिस्टों की संख्या है वो बढ़ने लगी है। हम अल्बर्ट हॉल के ऊपर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि अल्बर्ट हॉल, आमेर महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, ये जो तमाम जो जयपुर के जो टूरिस्ट पैलेस हैं उनके ऊपर टूरिस्ट की कहा जा सकता है कि जो संख्या है वो बढ़ती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। लगातार जो पर्यटक हैं वो बढ़ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।